जी हाँ, बहनों और भाइयों, पार्टनरशिप फाइल अकाउंट के इस तीसरे लेक्चर में फिर से आप सभी का अकाउंट्स फास्ट एंड फास्ट के चैनल पे आपका दोस्त प्रयाग हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज पार्टनरशिप फाइल अकाउंट का ये सम करते हैं। देखिए जरा इस सम को जो सुचेता और गायत्री का ट्रायल बैलेंस आपको दिया है और ये ट्रायल बैलेंस जो है वो जर्नल फॉर्म में है। किस तरह पता चले कि ये जर्नल फॉर्म में है? तो भाई डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के आस पास है और पर्टिकुलर उसके बगल में है। तो भाई सेंटर लाइन ड्रॉ करके लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट ऐसा नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ट्रायल बैलेंस तो वही आखिर ट्रायल बैलेंस ही होता है। हमारा काम है ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट है वो कहीं ना कहीं डेबिट में और क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाए। भाई ये कहीं ना कहीं से मेरा मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं मतलब आप अपने पड़ोस में उसको ट्रांसफर कराओ, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो भाई ये ट्रायल बैलेंस जो सुचेता और गायत्री का दिया है, दोनों पार्टनर्स है और इतनी गहरी दोस्ती है कि 3:2 के रेशियो में दोनों अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। आपको कहा गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए और इसके अलावा हम पार्टनर्स कैपिटल भी बना देते हैं। तो ये सारे के सारे अकाउंट्स चलिए हम बना देंगे। अब आपने अगर मेरा लेक्चर 2 देखा हो तो मैंने आपको समझाया था लेक्चर 2 में जो ट्रायल बैलेंस दिया है उसके डेबिट साइड जाकर हमें बिल्कुल आसानी से याद रखना है कि डेबिट साइड या तो ड्रॉइंग्स होगा, एक सिंगल आइटम, ये जो रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न होगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड असेट्स, अब बहुत सारे असेट्स के एग्जांपल्स हमने देखे हैं यहाँ पर और भाई आपको ये मेरे टेलीग्राम के अकाउंट में भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम के अकाउंट के ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारी की सारी थियरी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो यहां पर जो है एसेट्स का पूरा लिस्ट है और यहां पर मैंने एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में और कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में। भाई प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस को तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस को हम याद रखेंगे और ट्रायल बैलेंस में हम ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो भाई डेबिट साइड ड्रॉइंग्स हो सकता है, सेल्स रिटर्न हो सकता है, एसेट्स हो सकते हैं और एक्सपेंसेस उसी तरह। क्रेडिट साइड कैपिटल हो सकता है, रिटर्न यानी परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ गुड्स जब वापस जाए तो हम उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। लायबिलिटीज और इनकम हो सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पता करने के बाद हमें उसके बाजू में वो इनिशियल एक एसेट का ए एक्सपेंस, अगर ट्रेडिंग का है तो टी, प्रॉफिट एंड लॉस का है तो पी, ये सारी चीजें लिख देनी है ताकि हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। देखिए फिर से एक बार आपको बता दूं कि जर्नल फॉर्म में ट्रायल बैलेंस दिया है, परचेजेस और सेल्स एक दूसरे के साथ है। भाई बहुत गहरी दोस्ती है। जहां जर्नल फॉर्म में जो ट्रायल बैलेंस होता है तो डेबिट और क्रेडिट जो आमतौर पर सामने सामने होते हैं वो भी साथ साथ हो जाते हैं और यही मजा है लोगों के साथ रहने का। हम आपके साथ और बहनों और भाइयों आप हमारे साथ, बहुत मजा आता है आपको ये सारी चीजें इस तरह से समझाने में। मेरा नाम प्रयाग, मेरे चैनल का नाम अकाउंट फास्ट एंड फास्ट सीख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। तो ये परचेजेस एंड सेल्स को कहां ट्रांसफर करें, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हम परचेज को ट्रांसफर करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स को। वर्क्स मैनेजर सैलरी, एक बात आपको बता दूं बहनों और भाइयों,
आमतौर पर जो सैलरी है, आमतौर पर ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताई जाती है, लेकिन जब अगर वर्क्स या फैक्ट्री या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई भी एक्सपेंस का नाम आए तो हम उस एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है ये चीज, और आपको टेलीग्राम के थियरी शीट में भी लेक्चर 1 में ये पूरी की पूरी थियरी मिल जाएगी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई यहां पर वर्क्स के साथ सैलरी का नाम आया, और जब वर्क्स के साथ सैलरी का नाम आया तो सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ना करते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड बताएंगे। लीजिए भाई, ये सुचेता और गायत्री के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जो दिए गए हैं उसे हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमेशा लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड हम बताते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक के बाजू में बहुत हल्के हाथों से और प्यार मोहब्बत से टी लिख देना है, ट्रेडिंग अकाउंट का टी। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अभी अभी मैंने बताया कि डेटर्स एसेट और क्रेडिटर्स लायबिलिटी दोनों आमतौर पर आमने सामने रहते हैं, लेकिन यहाँ साथ साथ है, लेकिन फिर भी हम जब पोस्ट करेंगे तो इन दोनों को जुदा कर देंगे। डेटर्स को हम लिखेंगे एसेट में और क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज में। भाई वेजेस एंड सैलरीज, अब बहनों और भाइयों यहाँ पर दिल थाम के सुनिए। आमतौर पर वेजेस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में और सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मगर यहां जब दोनों चीज साथ में दिया हो और एक ही अमाउंट देंगे तो याद रखिए पहले किसका नाम है, भाई पहले वेजेस का नाम है और वेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड बताएंगे। अगर पहले सैलरीज का नाम होता, सैलरीज एंड वेजेस, तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताते हैं। देखिए जब मैं कहता हूं बहनों और भाइयों, आमतौर पर मैं बहनों और भाइयों कहता हूं तो पहले मैंने बहनों का नाम लिया। अगर मैं कहूं भाइयों और बहनों तो मैंने पहले भाइयों का नाम लिया। कुछ इसी तरह से वेजेस एंड सैलरीज या सैलरीज एंड वेजेस का ट्रीटमेंट आपको देना है। पहला नाम वेजेस का है, इसीलिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, ये एक तरह का एसेट होता है। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के टॉपिक में ये बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं आगे। तो वही बिल्स रिसीवेबल को हम एसेट में बताएंगे, जबकि बिल्स पेबल जो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, और आपको पता ही है क्रेडिट साइड या तो लायबिलिटी या तो इनकम होता है, तो भाई बिल्स पेबल को हम लायबिलिटी साइड बता देते हैं। डिस्काउंट यहां पर क्रेडिट में दिया है बहनों और भाइयों, डिस्काउंट क्रेडिट में, और क्रेडिट में दी हुई आइटम आमतौर पर इनकम या फिर लायबिलिटी होती है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, इसीलिए हम डिस्काउंट के बाजू में रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बताया जाएगा ये डिस्काउंट। मोटिव पावर, भाई फैक्ट्री में गुड्स को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और मोटिव पावर इसी तरह की एक एनर्जी का नाम है जो फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करता है। मोटिव पावर ये ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस का नाम है। मैंने लिख दिया बहुत ही हल्के हाथों से टी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है। भाई ड्यूटी मतलब गवर्नमेंट को दिए जाने वाले टैक्सेस। तो यहां पर जब कस्टम ड्यूटी यानी बाहर से इंडिया में गुड्स आता है तो हम लोगों को जो ड्यूटी देनी पड़ती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में बताया जाएगा। फिर से एक बार देखिए आप, इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट साइड दिया गया है, इसका मतलब इंटरेस्ट इनकम हो जाता है। वही गलती से भी ट्रेडिंग अकाउंट के या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ये क्रेडिट वाला कोई भी आइटम मत लिख लेना, वरना आप मार्क्स खो दोगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे।
अब आप कहोगे फिर से एक बार वेजेस आया, और ये वेजेस जो है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं आमतौर पर, लेकिन नहीं, यहाँ पर अनप्रोडक्टिव ऐसा वर्ड दिया हुआ है। अगर सिर्फ वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस या फैक्ट्री वेजेस ऐसा वर्ड दिया हो तो ट्रेडिंग में आप लिख सकते हो, मगर जब अनप्रोडक्टिव वेजेस ऐसा विशेष तरीके से दिया हो शब्द, तो हम ये एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करने के लिए जो फीस पे की जाती है उसी को कहते हैं ऑडिट फीस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहनों और भाइयों एक बहुत आसान बात आपको समझा दूं, ये जो एक्सपेंस का लिस्ट है उसमें इतने ही एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे खर्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं। तो आपको ये लिस्ट याद कर लेना है। मैंने पहले लेक्चर में इसे बहुत आसानी से समझाया है। यहाँ कहीं पर भी ऑडिट फीस नहीं है, इसलिए ऑडिट फीस हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे इसे बताया है। हम बाजू में डेबिट नहीं लिखते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉलम डेबिट का ही है। आगे बढ़ते हैं बहनों और भाइयों, रेंट डेबिट साइड। अब भाई रेंट कहीं पर भी ट्रेडिंग अकाउंट में तो आता नहीं है, तो हम इस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में बताएंगे। कन्वेयंस भी कुछ इसी तरह से। गुडविल, इसका मतलब होता है रेपुटेशन, नाम। जब कोई अपना नाम बना लेता है, कोई बिजनेस अपना नाम बना लेता है, तो अपने आप उसका गुडविल जनरेट होता है। और गुडविल और कुछ नहीं मगर एक एसेट का नाम है। कॉपीराइट्स भी एक एसेट का नाम है। 5 इंटेंजिबल एसेट्स को आप याद कर लीजिए। ये रहे 5 इंटेंजिबल एसेट्स: गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और डिजाइन। ये 5 इंटेंजिबल एसेट्स हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे बताए जाएंगे। भाई बिल्डिंग, हम जानते हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो एसेट ही है, और सुचेता ने बिजनेस को लोन दी हुई है 6,150 रुपया, तो ये हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे। बहनों और भाइयों, इसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर मत कीजिएगा क्योंकि लोन कभी भी कैपिटल नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, कैश और बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट है। तो भाई ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड तो हमने बहुत ही दिलो दिमाग और तरोताजा तरीके से बता दिया है। कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स के ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट या कैपिटल अकाउंट के किसी ना किसी साइड पर। अब एडजस्टमेंट्स, तो आपको ये याद रखना है कि एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफेक्ट्स दिए जाते हैं। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट्स है भाई, हम उसके 2 इफेक्ट्स देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। आप कहोगे क्लोजिंग स्टॉक कैसे हुआ ये भाई? तो भाई ये ट्रायल बैलेंस का जो डेट है वो 31 मार्च 2019, आखिरी दिन जो गुड्स बचा है अनसोल्ड गुड्स, वो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड जो दिया होता है वो ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का स्टॉक होता है। बहनों और भाइयों, कभी कभार वो जब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पूछा जाए एग्जाम में और आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया हो उसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड हो तो आप उसका सिर्फ एक इफेक्ट दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ये सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट्स कुछ इस तरह से दिए जाएंगे जो आप जानते भी हैं, मुझे बहुत ज्यादा इसमें कहने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड हम क्लोजिंग स्टॉक इस एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स को देते हैं। अब दूसरा एडजस्टमेंट है 3,000 रुपए का गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया। जब बिजनेस अपना गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करता है तो आमतौर पर अपनी पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इस तरह से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये
जो गुड्स है वो कहां से बाहर गया, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो भाई जब गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं जैसे कि परचेजेस, और जब गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट से जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं जैसे कि सेल्स। ठीक इसी तरह से फ्री सैंपल मतलब गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर गया, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और जैसे मैंने आपको समझाया कि भले हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया मगर हमारी जेब से खर्चा तो हुआ है वो गुड्स खरीदने का और फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने का जो एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बताएंगे। और बातें करते करते हम तीसरे पायदान पे यानी तीसरे एडजस्टमेंट पे पहुंच गए। तीसरा एडजस्टमेंट है मोटिव पावर में 500 रुपए जो है वो डिपॉजिट के तौर पर हमने पावर मीटर की डिपॉजिट के तौर पर दिए हुए हैं। अब जब हम कोई डिपॉजिट देते हैं, यहां पर मोटिव पावर 1350 रुपीज में डिपॉजिट इंक्लूड है, वो खर्चा नहीं होता है, वो हमारा एसेट होता है रिफंडेबल डिपॉजिट। तो इसमें से हमें उसे डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखिए मोटिव पावर इंक्लूड्स डिपॉजिट फॉर वाटर मीटर। मोटिव पावर को आप कहां बताने वाले हो, तो मोटिव पावर हम ट्रेडिंग अकाउंट में बताएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम इस मोटिव पावर में से डिपॉजिट को लेस करेंगे और ये जो पैसे है वो रिफंडेबल है। तो बहनों और भाइयों एसेट में से बैलेंस शीट एसेट साइड हम इसे दूसरे इफेक्ट के तौर पे बताएंगे। जब भी किसी एडजस्टमेंट में आप आइटम्स को ऐड या लेस करो तो मेरी एक बात मत भूलिएगा, आप उस पर्टिकुलर आइटम के बाजू में एक छोटा सा डॉट कर दीजिए ताकि आप उसे इनर कॉलम में लिख सके। देखिए मोटिव पावर के बाजू में ऐसा ही एक डॉट हम करेंगे 1350 इनर कॉलम में लिखने के बाद उसमें से हम डिपॉजिट डिडक्ट करेंगे। डॉट करोगे तो आपको पता चलेगा इसे इनर कॉलम में लिखना है। आगे बढ़ते हैं बहनों और भाइयों, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5%। बिल्डिंग का वैल्यू 5% से कम हुआ है, यानी बिल्डिंग में से हम 5% डिडक्ट कर देंगे और यानी बैलेंस शीट एसेट साइड में से 5% बिल्डिंग में से डिडक्ट, और वो हमारा लॉस है, हमारा नुकसान है। एसेट का वैल्यू कम होना ये एक तरह का नुकसान है, तो ये नुकसान को हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड बताएंगे। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बिल्डिंग में या एसेट में भले डेप्रिसिएशन हमें डिडक्ट करना पड़े, लेकिन जिंदगी में अपने लाइफ में कभी भी डेप्रिसिएशन डिडक्ट मत करना। अपने लाइफ को हमेशा एप्रिशिएट की जाती है, अपने लाइफ को हमेशा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। हर दिन अगले दिन से बेहतर बनना चाहिए, तो भाई यही हमारी जिंदगी का मकसद भी है। खैर बहरहाल बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो भाई बिल्डिंग में से हम जब डेप्रिसिएशन लेस करें तो बिल्डिंग के बाजू में मुझे एक डॉट करना नहीं भूलना है। यहां बिल्डिंग के बाजू में मैंने एक छोटा सा डॉट कर दिया ताकि मैं बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिख सकूं। अब बैड डेट्स एंड आरडीडी, बहनों और भाइयों एक बात याद रखिएगा, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, बैड डेट्स ओल्ड, बैड डेट्स न्यू, आरडीडी न्यू और आरडीडी ओल्ड। अब भाई हमने ये जो ओल्ड लिखा है पुराना, ये ट्रायल बैलेंस में दिए हुए अमाउंट है, और भाई ये जो न्यू लिखा है वो एडजस्टमेंट में दिए हुए अमाउंट है। ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी हमको बैड डेट्स और आरडीडी नहीं मिले, लेकिन एडजस्टमेंट्स में हमको ये दिए गए हैं। तो भाई ये जो एडजस्टमेंट्स में बैड डेट्स और आरडीडी हमें दिए गए हैं, ये न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी है, और इसके दो इफेक्ट कुछ इस तरह से दिए जाते हैं। अब ये दो इफेक्ट आरडीडी के देने से पहले हम सिक्स्थ एडजस्टमेंट करेंगे। क्यों, ये मैं आपको समझाता हूं। पहले आरडीडी और न्यू बैड डेट्स को दो इफेक्ट समझ लीजिए। न्यू बैड डेट्स यहां पर इसे मैं बाद में डिस्कस करता हूं, इसमें कुछ सस्पेंस एलिमेंट है, कुछ थ्रिल है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी देखिए।
देख लीजिए, न्यू बाय डेट्स बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स में से लेस किया जाता है, न्यू बाय डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, और उसके बाद जो अमाउंट मिलता है उस पे हम न्यू आरडीडी का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। लेस फ्रॉम डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बाय डेट्स, कहने का मतलब ये है कि जब हम बैलेंस शीट में यहाँ डेटर्स लिखे तो पहले बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स लेस करे, जो अमाउंट मिले उस पे आरडीडी का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। यानी न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी दोनों को ही डेटर्स में से डिडक्ट करना पड़ता है, इसीलिए हम डेटर्स के बाजू में दो छोटे डॉट करेंगे। यहाँ डेटर्स के आगे हम दो डॉट करेंगे ताकि हम ये आरडीडी और बैड डेट्स का एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे सके। यहां पर आपको तीन डॉट दिखाई देंगे, तो भाई यही तो है सस्पेंस। देखिए जरा यहां पे गौर फरमाइए, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कोई एक एसेट है जो रिवर्स हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टॉपिक में आप ये बहुत गहराई से सीखेंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है, यहां पर जो बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 22,000, उसमें से 4,000 का बिल रिवर्स कर देना है, कैंसिल कर देना है, इसे मिटा देना है, क्योंकि ये 4,000 रुपये अब बिल्स रिसीवेबल में यानी एसेट में नहीं बताए जाएंगे, तो इसे हम बिल्स रिसीवेबल में से लेस करते हैं और एसेट में यानी डिटेल्स में ऐड करते हैं। तो भाई ये तीसरा टिक मार्क उसी चीज का है। आप कहेंगे बहुत ठीक से ये समझ में नहीं आया, इतना समझ लीजिए कि आप जब खरीदी हुई चीज किसी को वापस दे देते हैं तो वो रिवर्स एंट्री हो जाती है। कुछ इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर्ड हो जाता है तो वो रिवर्स एंट्री हो जाती है। अब आपके मन में शंका या डाउट आएगा कि ये सिक्स एडजस्टमेंट हमने फिफ्थ से पहले क्यों किया। तो बहनों और बहनों के भाइयों समझिए ध्यान से, जब किसी एक ट्रायल बैलेंस के आइटम पे अमाउंट वाला एडजस्टमेंट भी हो और परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट भी हो, तो हमेशा अमाउंट वाला एडजस्टमेंट पहले किया जाता है और परसेंटेज उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम ये फिफ्थ एडजस्टमेंट की इफेक्ट पहले देते तो 3% जो है वो हम पहले कैलकुलेट करते, जवाब गलत हो जाता। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट वाला एडजस्टमेंट है, याद रखें, जब किसी एक आइटम पे अमाउंट वाला एडजस्टमेंट और परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट हो तो चाहे उसका सीक्वेंस कुछ भी हो, आगे पीछे भी हो, हम पहले अमाउंट वाला एडजस्टमेंट करेंगे और आखिर में परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट करेंगे। इसीलिए भाई मैंने 6 नंबर और 5 नंबर यानी पांचवें पायदान को छठे पायदान पे और छठे पायदान को पांचवें पायदान पे बदल दिया। रीजन सिर्फ इतना है कि डेटर्स में ये बिल्स रिसीवेबल ऐड करने के बाद हम जो अमाउंट मिलेगा डेटर्स का उस पे से ये न्यू आरडीडी के परसेंटेज को डिडक्ट करेंगे। खैर जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे फिर से बताऊंगा, बहरहाल इतना याद रखिए कि अमाउंट वाला एडजस्टमेंट के बाद ही परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो भाई बातें करते करते हमने ट्रायल बैलेंस के और एडजस्टमेंट्स के सारे आइटम्स को डिस्कस कर लिया। चलिए अब बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें इस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिएगा। एक सेंटर लाइन, लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और रिटर्न हमेशा लिखा हुआ होता है, क्रेडिट साइड सेल्स और रिटर्न हमेशा लिख के रखिए। ये फॉर्मेट को ठीक से आप याद कर लीजिए। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स का फॉर्मेट जो मैंने आपको समझाया है। तो भाई अब एक बहुत ही आसान ट्रिक आपको पहली 9 ट्रायल बैलेंस के आइटम्स की मैं समझा देता हूं। भाई ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक का हमेशा पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आपको इफेक्ट देनी है। परचेजेस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिया होगा, ट्रेडिंग में डेबिट साइड आप पहले वो लिख लीजिए। सेल्स रिटर्न जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिया हो
उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के सेल्स में से लेस कर दीजिए। बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो वही वो ओल्ड बैड डेट्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में उसे बताइए। कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, बस इस जगह प्रॉफिट एंड लॉस के ओल्ड बैड डेट्स की जगह पे उसे आप बता सकते हैं। और जब ड्राइंग्स आए तो भाई ये जो ड्राइंग्स है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पार्टनर्स की ड्राइंग्स बता देते हैं। और क्रेडिट साइड वाले आइटम्स में सबसे पहले सेल्स को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बता दीजिए। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड अगर कोई रिटर्न दिया हो तो वो परचेज रिटर्न होता है, उसे डेबिट साइड परचेज में से लेस कीजिए। आरडीडी जो दिया गया है वो ओल्ड आरडीडी है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम उसे बताते हैं। और कैपिटल अकाउंट दिया गया हो तो पार्टनर्स कैपिटल में ये 9 आइटम आमतौर पर दिए जाते हैं बहनों और भाइयों। तो सबसे पहले ये 9 आइटम्स, ये जो 9 चीजें हैं उसकी यहाँ ट्रायल बैलेंस में से ढूंढ के इफेक्ट दे दीजिए। कौन सी 9 आइटम्स? तो वही सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। आइए ढूंढते हैं ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कहीं पर है। जी हाँ, ओपनिंग स्टॉक 18,700। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 18,700। बहुत ही शांति से लिख दीजिए, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ है भाई। और जब ओपनिंग स्टॉक आपने लिख ही लिया है तो भाई परचेज के अमाउंट को क्यों बाकी रखते हो? अब हम परचेज का अमाउंट भी ढूंढ लेंगे। 65,000 ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिया है, परचेज में से रिटर्न लेस किया जाता है, इसलिए ये जो परचेज का अमाउंट है 65,000 इसे हमने इनर कॉलम में रखा है, अंदर के कॉलम में। अब तीसरी आइटम जो है वो है सेल्स रिटर्न, जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दी होगी। देखते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड कहीं पर भी हमें सेल्स रिटर्न नहीं मिला तो हम यहाँ सेल्स रिटर्न, ये जो रिटर्न है यहाँ जाके भाई नील लिख लेंगे। आप मेरा लेक्चर 2 देख सकते हैं, उसमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। तो ये तीसरा लेक्चर है, इससे पहले लेक्चर 2 में ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। अब ओल्ड बैड डेट्स कहीं पर दिया हो अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड, तो भाई ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड मुझे तो कहीं ओल्ड बैड डेट्स नहीं दिखा आप लोगों को। अब मुझे नहीं दिखा तो आपको भी कहां से दिखेगा? तो भाई ये जो ओल्ड बैड डेट्स है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में ओल्ड बैड डेट्स में हम नील यानी 0 लिख लेते हैं। और डेबिट साइड की लास्ट आइटम ड्राइंग्स, वही कहीं पर पार्टनर्स की यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में अगर ये 5 आइटम दी हो तो पहले ये 5 आइटम की पोस्टिंग करें। ड्राइंग्स ढूंढते हैं, कहीं पर दिया है ड्राइंग्स, तो वही पार्टनर्स ने कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया है। ड्राइंग्स मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं पर। जी हाँ, तो हम पार्टनर्स कैपिटल में ड्राइंग्स के बाजू में 0 और 0 लिख लेंगे। तो भाई ये ट्रायल बैलेंस की 5 डेबिट साइड वाली आइटम जो हमेशा पहले ट्रांसफर हम करते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, याद रहे और ठीक से मार्क स्कोर हो सके, इसलिए मैं कुछ आसान सी टेक्निक्स आपको सिखाता हूं भाई। अब मैं पहुंचा क्रेडिट साइड, सेल्स जरूर दिया होगा, सेल्स के बिना तो बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो देखिए जरा सेल्स का अमाउंट, मुझे सेल्स का अमाउंट कहां मिलेगा भाई? कोई बता दे कि सेल्स आखिर दिया कहां है? परचेजेस एंड सेल्स 1,85,500। तो भाई ये सेल्स में से कोई रिटर्न जो लेस करना है वो नहीं दिया है। मैं जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, रिटर्न मैंने पहले से मेल कर रखा है, सेल्स के बाजू में सेल्स का अमाउंट और टोटल अमाउंट में आउटर कॉलम में लिख दूंगा। मुझे कहीं पर परचेज रिटर्न भी नहीं मिला है तो परचेज रिटर्न नील लिखकर अमाउंट आउटर कॉलम में बता दूंगा। इस तरह मैंने सेल्स की जो इफेक्ट है वो दे दी, परचेज रिटर्न की इफेक्ट जो है वो दे दी। आरडीडी, मुझे ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी ओल्ड आरडीडी नहीं मिला तो भाई ओल्ड आरडीडी को भी मैं कर देता हूं 0।
अब हमें बैलेंस शीट में से ये दो बैड डेट्स एंड आरडीडी मिलेंगे, उसकी हम दो इफेक्ट्स दे देंगे। तो अब हम कहां पहुंचे? अब हम पहुंचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये दोनों पार्टनर सुचेता और गायत्री भाई 75 एंड 40,000 अपने घर से लेके आए हैं और बिजनेस शुरू किया है। तो उनको हम मुबारकबाद देते हुए उनके कैपिटल अकाउंट में 75 एंड 40,000 बता देते हैं। ये मेरी बेस्ट ऑफ 9 एंट्रीज खत्म हुई। इसे हमेशा याद रखे, ये 5 एंट्रीज को हमेशा पहले लिख ले। अब जो बची कुची एंट्रीज है अपने ट्रायल बैलेंस में उसे लिख लेते हैं। परचेजेस एंड सेल्स तो बेस्ट ऑफ 5 एंट्रीज में हमने बता दिया है। वर्क मैनेजर्स सैलरी, वर्क मैनेजर मैंने आपको समझाया, वर्क मैनेजर सैलरी जो है इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड बताएंगे। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वर्क मैनेजर सैलरी आउटर कॉलम 2300। इसके बाद भाई कैपिटल अकाउंट सुकेता गायत्री या सुचेता, गायत्री किसी भी तरह से आप बोलिए, बोल सकते हैं। सुचेता एंड गायत्री का कैपिटल दोनों उनके कैपिटल अकाउंट में आराम फरमा रहे हैं। देखिए यहां पर 75 एंड 40 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ये अमाउंट बता दिया है। ओपनिंग स्टॉक को हमने पहले से ही ट्रांसफर कर रखा है। बेस्ट ऑफ 9 की एंट्रीज में मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग स्टॉक 18,700 पहले से ही आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दे और आपने मेरे साथ वो कर भी दिया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई डेटर्स और क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटीज में आएगा। 35,000 जो क्रेडिट का अमाउंट होता है वो लायबिलिटी होता है और जो डेबिट का अमाउंट होता है वो एसेट होता है। और ये डेटर्स के बाजू में हमने 1, 2 और 3 टिक मार्क किए हुए हैं। तो बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखने के बाद हम 3 टिक मार्क की 5 लाइन छोड़ेंगे। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए, पहला टिक मार्क मतलब सिर्फ एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद एवरी एडिशनल टिक मार्क्स के लिए आपको 2-2 लाइंस छोड़ते जानी है। मतलब पहला डॉट एक लाइन, दूसरा डॉट 2 एक्स्ट्रा लाइंस और तीसरा डॉट 2 एक्स्ट्रा लाइंस, 2, 2 और 1। इस तरह से डेटर्स और जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है उसे हम लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में 35,000 बता देंगे। आगे बढ़ते हैं वेजेस एंड सैलरीज। कोई टिक मार्क नहीं है, पहला नाम वेजेस का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये वेजेस को ट्रांसफर कर देंगे। 4,000 रुपया वेजेस का अमाउंट है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल है। बिल्स रिसीवेबल में एक टिक मार्क है, एक छोटा सा डॉट है बिल्स रिसीवेबल में। एडजस्टमेंट नंबर 6 जो हम एक पायदान आगे ले आए थे तो बिल्स रिसीवेबल के बाजू में भी एक डॉट करना जरूरी है। अब हम बैलेंस शीट में असेट साइड बिल्स रिसीवेबल को इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, एक डॉट किया हुआ है और बिल्स पेएबल को लायबिलिटी साइड बताएंगे। तो ये जो बिल्स पेएबल है वो लायबिलिटी साइड और बिल्स रिसीवेबल एसेट में हमने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट। अब भाई बहनों और भाइयों ठीक से याद रखिए, डिस्काउंट जो दिया है वो क्रेडिट साइड है, इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बताएंगे। एक बात मेरी ठीक से याद रखिए, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में पहली लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करना होता है। और दूसरी लाइन पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 400 रुपये। मोटिव पावर एक डॉट के साथ, एक टिक मार्क के साथ मोटिव पावर। तो भाई मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखे मगर लिखेंगे इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे, वो जो डिपॉजिट वाला एडजस्टमेंट है उसके लिए। कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाए, कोई टिक मार्क नहीं है, सीधे अमाउंट को आउटर कॉलम में ट्रांसफर करे। कस्टम ड्यूटी 1,500 रुपीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड, भैया रिसीव्ड कहां से आ गया? क्वेश्चन में तो नहीं दिया है रिसीव्ड। रिसीव्ड हमने लिखा क्योंकि ये क्रेडिट साइड है और जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड हम इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखेंगे और उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस जो हम
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बताएंगे अनप्रोडक्टिव वेजेस, आउटर कॉलम 3000 रुपीज। भाई ये अनप्रोडक्टिव वेजेस के बाद ऑडिट फीस, जो मैंने आपको समझाया क्या होती है ऑडिट फीस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऑडिट फीस को 2500 सीधे आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। ऑडिट फीस के बाद रेंट, कन्वेयंस, ये दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस में 1800 एंड 2000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। आइए इन्हें भी पहुंचा देता है उनके घर। रेंट एंड कन्वेंस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। भाई गुडविल मुझे बहुत पसंद है और मैं अपना गुडविल बनाना चाहता हूं, रेपुटेशन बनाना चाहता हूं, आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहता हूं। जब आप एग्जाम का पेपर लिखे तो मुझे याद करे, ऐसा मैं चाहता हूं। तो भाई गुडविल में क्या हुआ, मेरा एसेट हुआ गुडविल। बैलेंस शीट के एसेट साइड जाकर हम गुडविल लिखेंगे। याद रहे जहां पर आपने टिक मार्क यानी एक डॉट किया है उसके लिए एक लाइन छोड़ गई, इस तरह से एक एरो बना देना है ताकि आपको याद रहे कि यहाँ एडजस्टमेंट है। गुडविल 25,000 और कुछ इसी तरह गुडविल की तरह कॉपीराइट भी एसेट है, तो कॉपीराइट को भी हम बैलेंस शीट एसेट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर गुडविल और कॉपीराइट के बाद बिल्डिंग भी एसेट है, लेकिन बिल्डिंग में एक छोटा सा डॉट है, तो वही एसेट साइड हम बिल्डिंग को ट्रांसफर करेंगे। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। बहनों भाई अगर आपकी इजाजत हो तो भाई थोड़ा सा पानी पी लूं, क्योंकि आपसे बातें करते करते ना सिर्फ मुझे मजा आ रहा है लेकिन मेरा गला भी भर आया है। शुक्रिया बहनों और भाइयों, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा कि आपने मुझे पानी पिलाया। तो भाई बिल्डिंग हमने लिखा इनर कॉलम में बैलेंस शीट में। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग के बाद सुचेता की लोन हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में। लोन यानी पैसा वापस देना होता है। देखिए जरा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड जो भी दिया है या तो लायबिलिटी है या फिर इनकम है। लोन कभी भी इनकम तो हो नहीं सकती, इसीलिए हम इसे लायबिलिटीज में बताएंगे। 6,150 रुपये सुचेता की लोन और इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक, ये दोनों एसेट है। 40,000 एंड 26,000। आइए बहनों और भाइयों इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड ट्रांसफर कर दे। इन्वेस्टमेंट एंड कैश एट बैंक, इसके साथ हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को बहुत आसानी से एक जगह पे ट्रांसफर कर दिया। अब हम पहुंचे एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स बहनों और भाइयों मेरी एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज का ये फॉर्मेट बना लीजिए। सेकंड पेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। तीसरे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फोर्थ पेज पे बैलेंस शीट और फिफ्थ पेज पे आपको ये टू इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट बनाने हैं। एग्जाम में बिल्कुल नहीं, ये हम अपने लिए करते हैं। भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पसंद होती है और इसलिए हम करते हैं। हालांकि ये हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन इसकी वजह से हम एग्जाम से पहले आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, ये सारी चीजों को याद रख सकते हैं। इसीलिए भाई मैं हर एक क्वेश्चन के बाद फिफ्थ पेज पे ये टू इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आपको बनवाता हूं ताकि आप एग्जाम के वक्त कंफ्यूज ना हो। तो मेरी ये बात मानिएगा और टू इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट वाला एक लिस्ट बना दीजिएगा। अब ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग तो हो गई, आइए एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बहुत आसान है, आपको हमेशा पता है। ट्रेडिंग के वही क्रेडिट साइड लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो कहां भी हमने क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट के एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक।
दूसरे एडजस्टमेंट पे चलते हैं। गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया। गुड्स हमारे पास से चला गया। कहां से गया? ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स होता है, वहां से चला गया। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। हमने ये अपने एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी के लिए खर्चा किया हुआ है, और खर्चे के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाए। एडवर्टाइजमेंट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आगे बढ़ते हैं। मोटिव पावर, जिसमें पावर मीटर की डिपॉजिट इंक्लूड है। देखना बहनों और भाइयों, ये जो मोटिव पावर का अमाउंट है 1350, अगर हम यहां बताते तो पूरा का पूरा खर्चा काउंट हो जाता, लेकिन पूरा खर्चा तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई ये जो 500 रुपये है वो डिपॉजिट है, तो मुझे वो 500 रुपये डिपॉजिट बतानी है, यानी एसेट में बताना है, और मोटिव पावर में से वो 500 रुपीज को डिडक्ट कर देना है। लेस डिपॉजिट फॉर मीटर 500 रुपीज, आउटर कॉलम में 850 रुपीज अमाउंट, और सेकेंड इफेक्ट हम देंगे मोटिव पावर की बैलेंस शीट एसेट साइड डिपॉजिट फॉर मीटर, क्योंकि कभी ना कभी वो पैसे हमें वापस मिलने वाले हैं। तो ये हुए मोटिव पावर की दो इफेक्ट, और दो इफेक्ट्स के बाद, मोटिव पावर की दो इफेक्ट्स के बाद हम डेप्रिसिएशन पे चलते हैं। बिल्डिंग एसेट की वैल्यू कम हो गई और हमारा नुकसान यानी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। तो भाई सबसे पहले बैलेंस शीट एसेट साइड बिल्डिंग में से ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो डिडक्ट करते हैं। परसेंटेज के तौर पे दिया गया है 5%। ये जो बिल्डिंग का 5% है, ये 5% हम 88,000 पे कैलकुलेट करेंगे। 88,000 का 5% 4,400 रुपए, जिसे हम डिडक्ट कर देंगे आउटर कॉलम में 83,600 रुपीज, और सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400। ये अमाउंट गलती से भी मत लिखिए, ये एडजस्टमेंट वाला जो अमाउंट है उसी की सेकंड इफेक्ट दी जाती है। लेस करने के बाद जो अमाउंट है, कुछ बहने और कुछ मेरे भाई दोस्त बंधु, ये आउटर कॉलम वाले अमाउंट की सेकंड इफेक्ट एग्जाम में देकर आ जाते हैं। जी नहीं, आपको ये जो सेकंड इफेक्ट देनी है वो एडजस्टमेंट वाले अमाउंट की देनी है। टोटल एरिया लेस करने के बाद जो टोटल मिला है उसकी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक पायदान यानी 6 नंबर के एडजस्टमेंट पे चले गए। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड मैंने आपको समझाया। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड को बैलेंस शीट के एसेट साइड में से बिल्स में से लेस करना है और डेटर्स में ऐड करना है। तो यहां से हम बिल्स रिसीवेबल को डिडक्ट करेंगे और यहां डेटर्स में हम ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में आप ये सारी चीजें सीखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम के टॉपिक में, तो तब तक थोड़ा सब्र रखिए, इंतजार कीजिए। सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको सिखाई जाएगी। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर है, एडजस्टमेंट है बेड डेट्स एंड आरडीडी। हालांकि ये नए बेड डेट्स एंड नई आरडीडी है, इसमें से हम सबसे पहले बेड डेट्स लेस करेंगे। देखिए दो इफेक्ट, सबसे पहले बेड डेट्स लेस किया जाए, टू इफेक्ट्स, बेड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स आरडीडी, उसके बाद जो अमाउंट मिलता है बेड डेट्स लेस करने के बाद उसमें से आरडीडी लेस किया जाता है। और दूसरी इफेक्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, वो फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमने डेटर्स में से बेड डेट्स लेस किया, न्यू बेड डेट्स 2,000 रुपये डिडक्ट किए। अब ये जो अमाउंट है इस पे हम ढूंढेंगे 3% आरडीडी। अगर ये एडजस्टमेंट हमने पहले कर दिया होता तो भाई ये जो आरडीडी हम ढूंढते वो शायद 47,500 माइनस 2,000 यानी 45,500 पे ढूंढते तो अमाउंट गलत हो जाता। यहां पर 49,500 पे हम न्यू आरडीडी ढूंढेंगे 3%, और ये लेस करने के बाद जो अमाउंट है आउटर कॉलम में बता दिया। अब ये 2000 और ये 1485 न्यू बेड डेट्स एंड न्यू आरडीडी की सेकंड इफेक्ट हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दे देंगे। यहां पर सेकेंड इफेक्ट, न्यू बैड डेट्स 2000 रुपीज एंड न्यू आरडीडी 1485 रुपीज, टोटल 3485 रुपीज। यहां पर हमने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के सारे आइटम्स की सारी इफेक्ट्स दे दी बहनों और भाइयों। अब हम अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं जहां पर हम अपने फाइनल अकाउंट्स को यानी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल और बैलेंस शीट को टैली करते हैं। तो भाई टैली करने का एक बहुत आसान तरीका मैंने अपने दूसरे लेक्चर में आपको समझाया है, एक बार उसे समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये और एक बार समझा दूं भाई ये होता कैसे है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,15,850, 1,15,850, आप सोचेंगे ये आया तो आया कहां से? आइए आपको समझाता हूं ये कहां से आया। सबसे पहले मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया जो मुझे 2,08,200 मिला। अब मैंने ये डेबिट साइड का टोटल किया जो टोटल मुझे मिला 92,350। बताइए जरा कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का। तो भाई क्रेडिट में से डेबिट का टोटल डिडक्ट कर दीजिए, लेस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 1,15,850 जो मिला वही आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम। अगर आप परेशान होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने में तो आइए आपको समझा दूं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट आखिर क्लोज होता कैसे है। ठीक इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज होता है और कैपिटल अकाउंट भी इसी तरह से क्लोज होता है। आप पहले क्रेडिट के आउटर कॉलम का और डेबिट के आउटर कॉलम का टोटल कीजिए। जो साइड ज्यादा है उसमें से कम वाली साइड डिडक्ट करके आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना है। तो भाई जो 1,15,850 है वो बैलेंसिंग फिगर है। कैसे आया बताते हैं कैसे आया। क्रेडिट टोटल 1 2 3 4 5 6, डेबिट टोटल 92,350। हैवी टोटल में से कम टोटल को डिडक्ट करना है। 28,200 में से 92,350 को डिडक्ट करना है, जो बचा वही अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर, और दोनों साइड इक्वल अमाउंट लिख देना है। अब ये 1,15,850 को हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो लाइन छोड़ी हुई है वहां पर ट्रांसफर करेंगे। 1,15,850 फिर से एक बार क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल। तो भाई क्रेडिट का टोटल है 1,17,550 और डेबिट का टोटल है 20,850। तो ये लेस करने के बाद जो बचता है वो होता है प्रॉफिट 97,365। लेकिन हमने शुरुआत में देखा कि ये जो दो सहेलियां हैं सुचेता और गायत्री, जो भी प्रॉफिट होगा 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो भाई अब ये दोनों पार्टनर से 97,365 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं 97,365 को। किस तरह से ये अमाउंट मिला 58,419 और 38,946, आइए देखते हैं ये कैसे आया 58,419 और 38,946। तो 3:2 का रेशियो है। टोटल नेट प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। क्यों 5 हिस्सों में? क्योंकि उनका रेशियो 3:2 है। 3 + 2 5। इसमें से 3 हिस्से आप देंगे सुचेता को और 2 हिस्से आप देंगे गायत्री को। देखिए ये सुचेता एंड गायत्री का नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझे बहनों और भाइयों? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट को ट्रांसफर करना है 58,419 और 38,946 को। तो भाई यहां पर 58,419 और 38,946 को हमने ट्रांसफर किया। सुचेता के क्रेडिट के टोटल में से निल को माइनस करना है
तो सुचेता 133,419 में से हम 0 माइनस करें तो वही बैलेंसिंग फिगर बचेगा। ठीक उसी तरह गायत्री का भी टोटल है 78,946, जिसमें से शून्य को निकाला जाए तो अमाउंट 78,946। बैलेंस शीट में हम यही अमाउंट बताएंगे कैपिटल में। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। ये जो कैपिटल का अमाउंट है सुचेता एंड गायत्री 75,40, इसे हम बैलेंस शीट में सीधे ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसे हमने ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, और इसका जो बैलेंसिंग फिगर आया पार्टनर्स कैपिटल का वो हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। मतलब सारे के सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देने के बाद और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को टैली करने के बाद बैलेंस शीट टैली हो ही जाना चाहिए। बैलेंस शीट के दोनों साइड लास्ट में टैली हो जाने चाहिए, नहीं तो हम पर केस हो सकता है कि इतनी मेहनत करने के बाद फाइन अकाउंट आखिर टैली कैसे नहीं हुआ। लेकिन जब आप साथ हो तो भाई मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा मजा सफर करने में आता है। बहुत मजा आया आपके साथ ये सफर करने में, अपना बैलेंस शीट भी हो गया टैली। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे आपको फाइनल अकाउंट्स के, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के, और बहुत सारे डिसोल्यूशन के, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रॉब्लम्स कराता रहूंगा। मस्ती करेंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे। तो बहनों और भाइयों, आपके दोस्त प्रयाग को इजाजत दीजिए। हाँ, ये मत भूलिए कि टेलीग्राम के ये ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारी नोट्स अपने आप मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब प्रिंट आउट लेके इससे सिर्फ ओरली स्टडी करो। भाई बुक में जब तक नहीं लिखोगे आत्मविश्वास नहीं आएगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, और उड़ान बाकी है। धरती नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मिलते रहेंगे, इजाजत दीजिए प्रयाग को।